नमस्कार, जयतु भारतः जीएसटी एंड अदर लॉज डिस्कशन एंड एनालिसिस के आज के अंक में आपका स्वागत है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स ने सर्कुलर नंबर 147/3/2021 जीएसटी जारी करके जीएसटी रिफंड रिलेटेड 3 इश्यूज के ऊपर क्लैरिफिकेशन दिया है। उसी के बारे में आज के अंक में जानकारी दे रहा हूं। सबसे पहला इश्यू है रिफंड क्लेम बाय रिसिपिएंट ऑफ डीम्ड एक्सपोर्ट सप्लाई। जब सप्लाई एक्सपोर्ट ओरिएंटेड अंडरटेकिंग को होता है या एडवांस ऑथोराइजेशन के अगेंस्ट में या एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स के अगेंस्ट में सप्लाई होता है तो उसे डीम्ड एक्सपोर्ट सप्लाई कहा जाता है। उस केस में शुरुआत में टैक्स भरना होता है, लेकिन बाद में उस टैक्स का रिफंड डिपार्टमेंट के पास से क्लेम कर सकते हैं। वह सप्लायर भी क्लेम कर सकता है या तो रिसिपिएंट भी क्लेम कर सकता है। डीम्ड एक्सपोर्ट सप्लाई के केस में जब रिसिपिएंट रिफंड क्लेम फाइल करता है तो कुछ दिक्कत आ रही थी। डीम्ड एक्सपोर्ट सप्लाई के केस में जब रिसिपिएंट रिफंड क्लेम फाइल करे तो उस समय जीएसटी पोर्टल उनको जब तक वे इक्विवेलेंट अमाउंट इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में से डेबिट न करे तब तक उन्हें रिफंड क्लेम आगे प्रोसेस करना अलाउ नहीं करता था। जबकि सीबीआईसी के सर्कुलर नंबर 125/44/2019 जीएसटी डेटेड 18 नवंबर 2019 के पैरा नंबर 41 के अनुसार इस प्रकार के रिसिपिएंट ऑफ डीम्ड एक्सपोर्ट सप्लाई को एक यह भी अंडरटेकिंग देना होता था कि उन्होंने आईटीसी अवेल नहीं की है। तो जब आईटीसी अवेल नहीं की है और रिफंड की क्लेम का अमाउंट इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में से डेबिट करना पड़े तो यह तो तर्कसंगत नहीं था। पहले हम यह देख लेते हैं कि वह पैरा 41 सर्कुलर नंबर 125 का क्या दर्शाता था। इसमें यह दर्शाया गया है कि जब रिसिपिएंट ऑफ डीम्ड एक्सपोर्ट सप्लाई रिफंड क्लेम फाइल करेगा उस समय वह एक अंडरटेकिंग देगा जिसमें यह होगा कि refund has been claimed only for those invoices which have been detailed in statement 5B for the tax period for which refund is being claimed। एक तो रिफंड केवल उन्हीं इनवॉइसेस का क्लेम किया जा रहा है जो स्टेटमेंट 5B के अंदर दर्शाए गए हैं, एंड दैट ही हैज नॉट अवेल्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन सच इनवॉइसेस, और दूसरा कि उन इनवॉइसेस के ऊपर इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल नहीं की गई है। इसके कारण से जो दिक्कत आ रही थी, अब सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स ने, जो अब सीबीआईसी है, उन्होंने रूल 89 का प्रोविजो रिफर किया है जहां पर लिखा है प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाईज रिगार्डेड एज डीम्ड एक्सपोर्ट्स द एप्लीकेशन में बी फाइल्ड बाय द रिसिपिएंट ऑफ डीम्ड एक्सपोर्ट सप्लाईज। जो डीम्ड एक्सपोर्ट सप्लाई का रिसिपिएंट है वह भी रिफंड क्लेम फाइल कर सकता है। इसमें और कोई कंडीशन नहीं है कि उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना है या नहीं लेना है। और बी में है द सप्लायर ऑफ डीम्ड एक्सपोर्ट सप्लाईज इन केसेस वेयर द रिसिपिएंट डज नॉट अवेल ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन सच सप्लाईज एंड फर्निश एन अंडरटेकिंग टू द इफेक्ट दैट द सप्लायर में क्लेम द रिफंड। जो सप्लायर ऑफ डीम्ड एक्सपोर्ट जब रिफंड क्लेम फाइल करता है उस समय यह कंडीशन है कि रिसिपिएंट ने इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ली है, इसका अंडरटेकिंग देना होगा। तो यह जो डीम्ड एक्सपोर्ट सप्लाईज के रिसिपिएंट है उन्होंने इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ली है, ऐसी अंडरटेकिंग देने का जो रिस्ट्रिक्शन था वह सर्कुलर 125 के द्वारा लगाया गया था। इसी संदर्भ में अब सीबीआईसी ने उस पैरा 41 को जो सर्कुलर नंबर 125/44/2019 में था
उसे अमेंड करने का निर्णय लिया है। उस पैरा 41 को अब इस प्रकार से अमेंड कर दिया गया है कि रिसिपिएंट ऑफ डीम्ड एक्सपोर्ट सप्लाईज एक अंडरटेकिंग फर्निश करेगा जिसमें यह दर्शाया गया होगा कि refund has been claimed only for those invoices which have been detailed in statement 5B for the tax period for which refund is being claimed and the amount does not exceed the amount of input tax credit availed in the valid return filed for the said tax period। जो पहले यह अंडरटेकिंग देनी थी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल नहीं की है, उसके बदले में अब यह कंडीशन डाल दी गई है कि जो रिफंड की अमाउंट है वह इनपुट टैक्स क्रेडिट की अमाउंट जो अवेल की है वैलिड रिटर्न के अंदर उससे ज्यादा नहीं हो रही है। तो इस प्रकार से जो जीएसटी पोर्टल के ऊपर जो रिक्वायरमेंट थी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट की अमाउंट डेबिट करके ही रिफंड क्लेम आगे प्रोसेस होगा, वह इससे फुलफिल हो जाएगी, क्योंकि जो रिसिपिएंट ऑफ डीम्ड एक्सपोर्ट सप्लाईज हैं उनको पहले आईटीसी अवेल करनी है और फिर रिफंड फाइल करते समय उसे डेबिट करना है। यह क्लैरिफिकेशन सीबीआईसी ने अच्छा दिया है, क्योंकि इससे पहले एक्साइज के रिजिम में जहां पर भी इस प्रकार की कंडीशंस होती थी वहां पर एक बार यदि टैक्स पेयर ने इनपुट टैक्स क्रेडिट या उस समय जो सैनवेट क्रेडिट बोलते थे वो ले ली, तो फिर डिपार्टमेंट का यह व्यू रहता था कि एक बार आपने सैनवेट क्रेडिट ले ली है तो फिर ऑल्टरनेट जो मैकेनिज्म है वो उसमें आप नहीं जा सकते। लेकिन यहां पर क्योंकि दो ऑप्शन हैं रिसिपिएंट ऑफ डीम्ड एक्सपोर्ट सप्लाई के पास, या तो वह इनपुट टैक्स क्रेडिट ले ले या रिफंड ले ले, तो इसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के बावजूद भी रिफंड लेने का ऑप्शन दिया गया है। सेकंड इश्यू है एक्सटेंशन ऑफ रिलैक्सेशन फॉर फाइलिंग रिफंड क्लेम। जिन टैक्स पेयर्स ने एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज या स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट या स्पेशल इकोनॉमिक जोन डेवलपर को जीरो रेटेड सप्लाई किया था, उसकी डिटेल जीएसटीआर 3B रिटर्न के टेबल 3.1 बी के बदले टेबल 3.1 ए में दर्शा दिया हो, तो उस केस में सर्कुलर नंबर 125/44/2019 जीएसटी के पैरा 26 से यह क्लैरिफाई किया गया था कि 1 जुलाई 2017 से लेकर 30 जून 2019 के बीच में इस प्रकार की गलती होने पर भी रिफंड क्लेम फाइल किया जा सकेगा और उस रिफंड क्लेम को प्रोसेस किया जा सकेगा, उसकी प्रोसीजर दर्शाई गई थी। यह पैरा 26 है पुराने सर्कुलर 125 का, जिसमें 1 जुलाई 2017 से 30 जून 2019 का पीरियड दर्शाया गया है। अब टैक्स पेयर्स के द्वारा यह रिक्वेस्ट की गई कि इस प्रकार की जो भी गलती हुई है उसमें समयावधि थोड़ी और बढ़ाई जाए, तो यह निर्णय लिया गया है कि यह समयावधि बढ़ाकर 31 मार्च 2021 तक कर दी जाए। इस संदर्भ में जो सर्कुलर नंबर 125 था उसका पैरा 26 को अमेंड कर दिया गया है और उसके अंदर जो टैक्स पीरियड है वह 1 जुलाई 2017 से 31 मार्च 2021 कर दिया गया है। यहां पर यह ध्यान रखना आवश्यक है कि यह जो रिलैक्सेशन दिया है वह एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस और एसईजेड यूनिट या डेवलपर को जो सप्लाई किया है उसी से रिलेटेड यह रिलैक्सेशन दिया गया है, जबकि जो गुड्स का सप्लाई हो रहा है उसमें यदि गलती हुई है तो वहां यह रिलैक्सेशन लागू नहीं होगा, वहां उसको करेक्शन की एक अलग से प्रोसीजर है वह फॉलो करनी होगी। थर्ड इश्यू है एडजस्टेड टोटल टर्नओवर का कैलकुलेशन किस प्रकार किया जाए। रूल 89 के सब रूल 4 के अंदर
रिफंड अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला दिया गया है जिसके अनुसार टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स प्लस टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विस मल्टीप्लाई बाय नेट आईटीसी डिवाइडेड बाय एडजस्टेड टोटल टर्नओवर, यह फॉर्मूला दिया गया है। अब रूल 89 के अंदर जो टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स है उसकी डेफिनेशन में यह दर्शाया गया है कि वह वैल्यू डोमेस्टिकली सप्लाइड गुड्स के 1.5 गुना से ज्यादा नहीं हो सकती। संभवतः यह डेफिनेशन इसलिए लाई गई क्योंकि कई केसेस में यह ध्यान में आया था कि कुछ टैक्स पेयर्स या एक्सपोर्टर्स फ्रॉडुलेंट एक्सपोर्ट बहुत ही ओवर वैल्यूड करके कर रहे हैं और जीएसटी का फ्रॉडुलेंट रिफंड ले रहे हैं। अब यहां पर एक यह सवाल आया कि जो टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स है वह तो 1.5 गुना से ज्यादा उसका वैल्यू नहीं लिया जाएगा जो सिमिलरली प्लेस्ड डोमेस्टिक सप्लाई ऑफ गुड्स है, लेकिन एडजस्टेड टोटल टर्नओवर है उसके अंदर भी क्या इन गुड्स का वैल्यू 1.5 गुना ही लिया जाएगा या एक्चुअल जो यदि 1.5 गुना से भी ज्यादा है वह लिया जाएगा। इस मामले में सीबीआईसी ने एडजस्टेड टोटल टर्नओवर की डेफिनेशन को रिफर किया है जिसके अनुसार एडजस्टेड टोटल टर्नओवर में टर्नओवर इन अ स्टेट और अ यूनियन टेरिटरी एज डिफाइंड इन अंडर क्लॉज 112 ऑफ सेक्शन 2 वह दर्शाया गया है। इस डेफिनेशन के अंदर वैल्यू ऑफ ऑल टैक्सेबल सप्लाईज and exempt supplies made within a state or union territory by a taxable person और export of goods or services or both यह दर्शाया है। तो यहां पर जो export of goods वर्ड्स लिखे हुए हैं उसको सीबीआईसी ने और आगे एक्सप्लेन किया है, उसका इंटरप्रिटेशन करने का ट्राई किया है। यहां पर सीबीआईसी ने कहा है कि सेक्शन 2 के क्लॉज 112 के अंदर जो टर्नओवर इन अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी दर्शाया है उस डेफिनेशन के अनुसार टर्नओवर इन अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी इंक्लूड्स टर्नओवर ऑब्लिक वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट ऑब्लिक जीरो रेटेड सप्लाईज ऑफ गुड्स। यहां पर सीबीआईसी ने वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट को जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स की वैल्यू से कंपेयर कर दिया ऑब्लिक बीच में लगाकर कि जो टर्नओवर ऑफ एक्सपोर्ट है वही टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई माना जाएगा। द डेफिनेशन ऑफ टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स हैज बीन अमेंडेड बाय नोटिफिकेशन नंबर 16 of 2020 as detailed above. In view of the above, it can be stated that the same value of zero rated oblique export supply of goods as calculated as per amended definition need to be taken। क्योंकि यहां पर सीबीआईसी ने एक्सपोर्ट को और जीरो रेटेड सप्लाई को दोनों को समान गिन लिया है, इसलिए कहा है कि जिस प्रकार से जीरो रेटेड गुड्स का वैल्यू गिनते हैं इसी प्रकार से एक्सपोर्ट सप्लाई ऑफ गुड्स का भी वैल्यू गिनना है और उसी प्रकार से एडजस्टेड टोटल एडजस्टेड टर्नओवर भी गिनना है। यहां पर मेरा एक थोड़ा सा विचार अलग है कि यह एक्सपोर्ट को और जीरो रेटेड सप्लाईज को सिमिलर या एक दूसरे के पर्यायवाची हम नहीं कह सकते क्योंकि इन दोनों ही वर्ड्स की डेफिनेशन अलग अलग है। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स का डेफिनेशन आईजीएसटी एक्ट में दिया गया है। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स विथ इट्स ग्रामेटिकल वेरिएशन एंड कॉग्नेट एक्सप्रेशंस मींस टेकिंग गुड्स आउट ऑफ इंडिया टू ए प्लेस आउटसाइड इंडिया। यह एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स की डेफिनेशन है कि उसे भारत से बाहर ले जाया जाए गुड्स को, तभी उसे एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स कहा जाता है। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस की डेफिनेशन में काफी सारी कंडीशंस हैं।
जीरो रेटेड सप्लाई की डेफिनेशन भी आईजीएसटी एक्ट में दी गई है, जिसके अनुसार इसका वही अर्थ होगा जो सेक्शन 16 में दर्शाया गया है। सेक्शन 16 में यह दर्शाया गया है कि जीरो रेटेड सप्लाई मींस एनी ऑफ द फॉलोइंग सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, नेमली एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, और सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ टू ए स्पेशल इकोनॉमिक जोन डेवलपर और अ स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट। अर्थात जीरो रेटेड सप्लाई के अंदर दोनों ही चीजें समाविष्ट हो जाती है, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज भी समाविष्ट हो जाती है, और जो एसईजेड यूनिट या एसईजेड डेवलपर को जो सप्लाई किया है वह भी समाविष्ट हो जाता है। तो जीरो रेटेड सप्लाई का दायरा बड़ा है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स या सर्विसेज के दायरे से, क्योंकि एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विस तो जीरो रेटेड सप्लाई के अंदर समाहित ही है। उसके अलावा जो एसईजेड डेवलपर या यूनिट को सप्लाई होती है वह भी जीरो रेटेड सप्लाई के अंदर आ जाता है। तो इसलिए मेरा यह मानना है कि जो इस सर्कुलर में जीरो रेटेड सप्लाई को और एक्सपोर्ट को दोनों को इक्वल माना है, वह एकदम स्ट्रिक्टली लीगली देखें तो वह सही नहीं है। लेकिन अभी जो भी सीबीआईसी ने क्लैरिफिकेशन दिया है उसी को मानना उचित रहेगा। तो सीबीआईसी ने क्योंकि एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स को और जीरो रेटेड सप्लाई को दोनों को समान माना है, तो इसलिए उन्होंने यह क्लैरिफिकेशन दिया है कि द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट ऑब्लिक जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स टू बी इंक्लूडेड while calculating adjusted total turnover will be same as being determined as per amended definition। अर्थात adjusted total turnover की कैलकुलेशन करते समय भी जो वैल्यू ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई है या वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट है उसको उसी प्रकार से लेना है जो टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स का हम लेते हैं। अर्थात 1.5 गुना वैल्यू जो सिमिलर गुड्स डोमेस्टिक मार्केट में सप्लाई किया जाता है वही लेना है। इसका यह एक एग्जाम्पल भी दिया है जिसके अनुसार आप देखेंगे कि जो 4th कॉलम है उसके अंदर टर्नओवर बताया है 5 यूनिट का 1000 रुपीज लोकल में और 5 यूनिट का एक्सपोर्ट में है 1750, लेकिन 1.5 गुना के हिसाब से वह 1500 ही होता है। तो जो टोटल टर्नओवर है वह भी 1.5 गुना के हिसाब से 2500 ही गिनना है और एक्सपोर्ट का टर्नओवर भी 1500 ही गिनना है, ना कि 1750 और 2750। इसके अनुसार यदि हम देखें तो जो रिफंड की अमाउंट है वह टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स वह हमको 1500 ही लेनी है, 1750 नहीं। तो 1500 मल्टीप्लाई बाय जो नेट आईटीसी है 270 डिवाइडेड बाय एडजस्टेड टोटल टर्नओवर। एडजस्टेड टोटल टर्नओवर में जो डोमेस्टिक सप्लाई है वह 1000 रुपया प्लस जो एक्सपोर्ट का टर्नओवर है वह हमको 1.5 गुना ही वैल्यू लेनी है 1500, यानी 1000 और 1500 2500 रुपया। इस प्रकार से रिफंड की अमाउंट ₹162 होगी। हालांकि कई एक्सपोर्टर्स का यह कहना है कि जो एक्सपोर्ट्स के लिए जो गुड्स होता है उसे डोमेस्टिक सप्लाई से कंपेयर करना उचित नहीं होगा, क्योंकि एक्सपोर्ट के लिए हम थोड़ी सी इम्प्रूव्ड क्वालिटी बनाते हैं, इसलिए उसे डोमेस्टिक सप्लाई से आप कंपेयर ना करें। लेकिन फिर भी यह जो नियम बनाया है उसमें 1.5 गुना तक का कंसेशन सरकार ने दिया है। कई बार टैक्स पेयर्स को यह लगता है कि गवर्नमेंट के अंदर टैक्स भरना एक बात है और वहां से रिफंड लेना काफी दिक्कत वाला काम हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे पैसा फंस जाता है सरकार में, जैसा इस केस में इस कुत्ते के साथ हुआ है कि वह ऐसा भैंस के सींग में फंसा है कि निकाले नहीं निकल पा रहा है। ऊपर ऋषि तो दृश्य
કૂતરા ને એમ કે કરાવી દીધું આઈ હા હવ ગમે ઈ હોય હલવાઈ ગયું પછી શું થાય મફતી હોય ઘરનું હોય आज के अंक में बस इतना ही। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आपको और किसी जीएस से रिलेटेड विषय पर जानकारी चाहिए विशेषतः तो कमेंट्स में लिख सकते हैं। जय हिंद।